गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपसे पूछा गया है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। देखिए यहाँ पर ये मेघालय स्टेट है, यहाँ पर मेघालय स्टेट आपको दिखाया गया है। मेघालय स्टेट जो है यहीं पर गारो खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ क्रम से स्थित हैं और इन्हीं पहाड़ियों के कारण भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा इन्हीं पहाड़ियों के पास होती है। और वो डिस्ट्रिक्ट जो है मासिन राम पड़ता है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मासिन राम। मासिन राम, मासिन राम डिस्ट्रिक्ट मेघालय में स्थित है और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय के मासिन राम में। और किस पहाड़ियों के कारण होती है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा मेल गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा सिक्किम, ऑप्शन सी नीति दर्रा उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए कुछ दर्रे यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। जो आपको बताया गया कि जो लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में टोटल 3 प्रमुख दर्रे हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। ये है उत्तराखंड के। उसके बाद देखिए उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग, शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा। यहाँ पर देखिए सिक्किम के इम्पॉर्टेंट जो हैं दर्रे नाथुला दर्रा और जलेप्पा दर्रा। उत्तराखंड के दीफू दर्रा और यांगयाब दर्रा। कश्मीर में देखिए पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। दर्रा जो होते हैं 2 पर्वतों के या पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इंग्लैंड कौन गया? तो ऑप्शन ए महादेव रनाडे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के हेड के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थी। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी, 1930 में, 1931 में और 1932 में। 1930, 1931 और 1932 में यह गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया और यह गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और गांधी जी वापस आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जंगली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो सर्वाधिक भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी।
देखिए भारत का मैप दिखाया गया है। यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल लिखा गया है इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार और झारखंड के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र जो हैं, इन सब जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल यहाँ पर आपको काली मिट्टी दिखाया गया है। ये महाराष्ट्र में और थोड़े कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और गुजरात के कुछ हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कपास की खेती होती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन ए ग्रेट हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी मध्य हिमालय, ऑप्शन डी काराकोरम। तो हिमालय के निर्माण में सबसे नवीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? ऑप्शन बी शिवालिक। देखिए हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत 3 रेंज में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत 3 रेंज में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी रेंज को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, यहाँ पर लिखा गया है। सबसे उसके बीच वाली जो रेंज है वो लेसर हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं, और जो सबसे निचली रेंज है उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज या शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक पहाड़ियाँ सबसे नवीन पहाड़ियाँ हैं। ऊपर की तरफ देखिए कुछ ट्रांस हिमालय के क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। आपसे पूछा जा सकता है क्रम से सबसे ऊपर कौन सी रेंज है, तो काराकोरम रेंज। यहाँ पर देखिए गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं। तो सबसे नीचे नवीन पहाड़ी या सबसे नई पर्वत श्रृंखला जो बनी है वो कौन सी है? शिवालिक रेंज। तो इसका राइट आंसर क्या था? शिवालिक रेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन से स्थल शामिल है, तो उसमें वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड का आता है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में हुई और ये बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इसमें अभी 4 जीव का संरक्षण किया जाता है। बाघ है, हिरन है और बारहसिंगा हाथी। तो सबसे ज़्यादा संरक्षण बाघों का किया जाता है। तो सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क भी कहा जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय।
तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। देखिए 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। इस समय में जो कांग्रेस थी दो पार्ट में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल जिसको बोलते हैं, गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई? तो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इसका रीज़न ये था कि 1905 में जब बनारस में अधिवेशन हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने भाषण में उदारवादी विचारधारा अपनाई, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने कड़ा विरोध किया और गरम दल की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1896 या फिर कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905। तो स्वराज की मांग कब की गई थी? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 में। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई और 31 दिसंबर 1929 को ये अधिवेशन हुआ लाहौर में और इसकी अध्यक्षता किया जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपसे पूछा जा सकता है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की और इन्होंने कहा हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन ए, दोदा बेट्टा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सोनाकोट्टा दर्रा स्थित है। ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। या फिर ऑप्शन डी, अनाईमलाई के पूर्व में पालानी की पहाड़ी जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोदा बेट्टा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोदा बेट्टा नहीं है, तो ये कथन क्या होगा? असत्य कथन होगा। आइए देखते हैं। दोदा बेट्टा भारत के पश्चिमी घाट की वर्तमान का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों में से ऊंची है। ठीक है, और इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला की स्थापना हुई है और यह चोटी ऊटी से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से कोयम्बटूर के मैदानी इलाके भी साफ दिखाई देते हैं। तो इतनी चीज़ें जाननी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग कम से कम एक लाइक तो दे सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।